हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग अपने इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाली पूरी गणित में हमारे काम आने वाला है, पूरे टॉपिकों में काम आने वाला है। यहाँ पे हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैथ्स नंबर्स का गेम है। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है भाई। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, और हमारा टॉपिक आप लोगों के सामने है नंबर सिस्टम। देखो दोस्त, जब नंबर सिस्टम की बात आती है तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स यानी संख्याओं का। नंबर्स यानी संख्याएं, ठीक है भाई। संख्याओं की बात हम लोग करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वो चीज़ें अब अपन भूल चुके हैं। उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है, संख्याओं के बारे में जानना है। संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार की। अपन छोटी छोटी बातों को जानेंगे। जनरली मैं आप लोगों से कहूँ ना कि भाई बताओ संख्या केवल कितने प्रकार की होती हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो संख्याएं केवल दो ही प्रकार की होती हैं, पर इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बहुत सारे भाग इनके होते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, जैसे संख्याएं, संख्याओं को हम लोग नाम दे देते हैं, दो पार्टों में हम इनको बांट देते हैं। मेरे भाई आप ध्यान से समझना। जैसे पहला पार्ट होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, या इनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं, या नाम देंगे मेरे भाइयों इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो संख्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोगों को संख्याओं को एक नाम दे सकते हैं। और वो नाम कौन सा है? वो नाम है सम्मिश्र संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है भाई। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखो, मैंने आपको दो छोटी छोटी बातें बताई हैं, अभी तक याद रखोगे। संख्याओं की बात अपन करते हैं, संख्याओं से अपन लोग शुरुआत करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। शुरुआत हम लोग संख्याओं से करेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जनरली अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आपको बताना है केवल दो, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। लेकिन मेरे भाई, वास्तविक और काल्पनिक अगर हम इन दोनों नंबर्स को मिला दें तो हमारे पास एक नंबर निकल के आता है, और वो नंबर कौन सा होता है? सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट वास्तविक संख्या का होगा, कुछ पार्ट काल्पनिक संख्या का होगा। तो आइए बारी बारी से इनको हम लोग पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं सीखने का कि क्या ये चीज़ होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्त वास्तविक संख्याएं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है भाई। वास्तविक संख्याएं, तो सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सारे के सारे वास्तविक होते हैं। जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सब वास्तविक होता है। कहने का मतलब है नंबर लाइन पे मौजूद सभी नंबर्स, ये अपनी एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब इस पे सारे के सारे नंबर विद्यमान है। जैसे मान लो बीच में कहीं पे जीरो है, तो इधर एक हो गया, इधर दो हो गया, इधर तीन हो गया, इधर नंबर चलते जा रहे हैं। इधर अपना माइनस का एक आ जाएगा, इधर अपना माइनस का दो आ जाएगा, इधर अपना माइनस का तीन आ जाएगा, और ये नंबर इधर चलते जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे इस नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं मौजूद है, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या नाम देते हैं। जैसे मेरी बात सुनना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो 2.3 आ जाए, तो मेरे भाई ये भी वास्तविक है। 2.3 कहाँ पे आएगा? गौर से सुनो, क्या 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ पे 2.3 भी आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप एक छोटी सी बात आप ये गौर से समझें कि जितने भी हमारे पास
पॉइंटों वाले नंबर होंगे, बिना पॉइंटों वाले नंबर होंगे, प्लस वाले नंबर होंगे या माइनस वाले नंबर होंगे। जितने भी हमारे पास ये नंबर्स हैं इन सबको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं मेरे भाइयों कि भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है भाई, काल्पनिक संख्याएं या इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये क्या होती हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। वास्तविक संख्याएं बहुत पढ़नी है अपने को, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा पोर्शन है कौन, काल्पनिक संख्याएं। पहले अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, काल्पनिक संख्या होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में काल्पनिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते मेरे भाई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, केवल वास्तविक संख्याओं के ही क्वेश्चंस आते हैं। काल्पनिक संख्याओं का सारा पोर्शन 11th-12th में होता है लगभग, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 11th-12th का मैथ्स आता नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का आता है। बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको जानने के लिए कई बार हम बीच बीच में वर्ड यूज में लेते हैं काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक, तो एक बार हमें थोड़ा पता लग जाए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार काल्पनिक संख्या होती क्या है। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो भाई याद रखेंगे कि भाई ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, या इसको इंग्लिश में हम लोग अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। अब एक छोटी सी बात सुनो आप, दो वर्ड हमारे पास यहाँ पे काम आए, एक तो आए हमारे ऋणात्मक संख्या, एक आया वर्गमूल। ठीक है मेरे भाई, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जो ये नंबर माइनस के होते हैं ना, जो नंबर माइनस के होते हैं, मान लो कुछ भी ले लो आप लोग, है ना, ये जो नंबर माइनस में होते हैं इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे -3 का वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर ये रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, रूट लगा दीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है, रूट लगा दो, इसका वर्गमूल निकालना है, रूट लगा दो। ठीक है भाई, मैंने कहा 16 का वर्गमूल लगाओ, 16 का वर्गमूल तो रूट निकाल लो, रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो दो वर्ड हमारे काम आए, एक तो ऋणात्मक संख्या, एक वर्गमूल। दोनों वर्डों का मतलब हमने जाना कि ऋणात्मक संख्या कौन सा होता है, जो माइनस वाला नंबर होता है। वर्गमूल की अगर हम बात करें, यानी कि जो अंडर रूट में हम लोगों को नंबर दिया हुआ होता है उसको अपन वर्गमूल कहते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है मेरे भाई, अब मेरी बात आप सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, देखो भाई, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इन काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो होता है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में -1। ठीक है, आई एक सिंबल है जिसका मतलब होता है आयोटा। ठीक है भाई, ये एक सिंबल है, काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने के काम आता है, इसका मतलब होता है आयोटा। और आयोटा का जो मतलब होता है वो होता है अंडर रूट में -1। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, कभी भी आप अगर आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या आएगा, -1। एक छोटी सी बात समझो, मान लो कोई भी संख्या आपको अंडर रूट में दे रखी है और आप इसका स्क्वायर करते हो, अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करोगे ना, अंडर रूट हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम सारी चीजें सीखेंगे, करनी और घातांक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो उस कंडीशन में हम सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा। बट एक्चुअल में थोड़ा सा बता भी देता हूं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लग रहा है इसका मतलब होता है संख्या की घात 1/2। जैसे 3 के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, 3 के ऊपर अंडर रूट लग रहा है मतलब 3 की घात 1/2 आ जाएगा। 5 के ऊपर अंडर रूट लग रहा है मतलब 5 की घात 1/2 आ जाएगा। किसी के भी ऊपर अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। क्लियर बात, इसके ऊपर भी घात कितनी लग रही है मेरे भाई, 2 लग रही है। अब एक छोटी सी बात सुनना बड़े ध्यान से, कभी भी कोष्ठक के बाहर घात हो और कोष्ठक के अंदर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं।
कभी भी बाहर घात दे रखी हो, अंदर घात दे रखी हो, तो ये घातें आपस में क्या हो जाती है मेरे भाई, गुणा हो जाती हैं। कहने का मतलब है जैसे ये नंबर हमारे पास 3 है, ये 1/2 दे रखा है, ये गुणा हो जाएगा किससे, 2 से। 2 से अपना ये 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 का मतलब तो 3 ही होता है। तो कहने का मतलब है अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर मौजूद है वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप बड़े ध्यान से एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझो, एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझो। यहाँ पे जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि आयोटा होता है अंडर रूट में -1। आयोटा जो होता है अंडर रूट में -1 होता है। लेकिन आयोटा का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, आयोटा का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करूंगा तो आप जानते हो अंडर रूट हट जाएगा, और जैसे ही हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट के अंदर -1 हमारे पास बच जाएगा। सिंपल। इसी प्रकार अगर मैं आयोटा के क्यूब कर देता हूं, आयोटा के क्यूब कर देता हूं, सुनना मेरे भाई क्या आएगा, देखो किसी भी आयोटा का मान आप जानते हो, आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है। अगर मुझे इसका क्यूब करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, इधर आयोटा का क्यूब हो गया, इधर हो जाएगा -1 अंडर रूट में जो दे रखा है इसका क्यूब। क्यूब का मतलब होता है जैसे मान लो आप 2 का क्यूब करते हो, तो क्यूब का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुणा कीजिए, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई ऐसे ही तो लिखते हो, क्लियर है कि नहीं बताओ, ऐसे ही तो लिखते हो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो -1, फिर से अंडर रूट में -1, और फिर से अंडर रूट में -1, ये आएगा मेरे भाई। अब गौर से सुनना, अंडर रूट में अगर आप किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हो तो अंडर रूट हटना है। भाई अगर मैं कह दूं यार अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो आप कह दो सर 2 आएगा। मैं कह दूं यार अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, आप कह दो सर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया, और किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, ये रूट -1 केवल -1 आएगा, केवल -1 आएगा, भाई रूट तो हट जाएगा। उसके बाद जैसे ये रूट में -1 बचा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा। ये जो रूट में -1 हमारे सामने है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, -1 यानी कि 1 को गुणा करना है, 1 को किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आप 5 को 1 से गुणा कर रहे हो 5 ही आएगा, 7 को 1 से गुणा कर रहे हो 7 ही आएगा, तो 1 से गुणा करने से फर्क नहीं पड़ता। बट ध्यान रखना है ये जो चिन्ह है उसका, अब 1 को गुणा करूंगा आयोटा से, आयोटा ही आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का जाएगा, तो माइनस आयोटा आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब है अगर मैं आयोटा का क्यूब करूंगा तो मेरे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, अगर हम आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात मैंने आपको डिटेल में बताई, आप इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो। आयोटा का क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर गुणा आयोटा। भाई अगर मैं कहूँ यार 2 का क्यूब है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर गुणा में 2। भाई 2 बार तो यहाँ पे आ गया, 1 बार यहाँ पे आ गया, तो टोटल 3 बार आ गया। आपने पढ़ा होगा आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा ही होता है क्या। तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, मैंने आपको अभी बताया आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। -1 को अगर मैं आयोटा से गुणा करूंगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, सिंपल। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे आप ये याद रख रहे हो कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसी प्रकार ये भी याद रखना है कि आयोटा का जो क्यूब होता है वो माइनस का ही आयोटा होता है। अब एक छोटी सी काम की बात बताता हूं आपको। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार आप 5 का स्क्वायर करो, तो भाई इसका मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना, और जब आप 5 को 2 बार गुणा करोगे तो आपके पास नंबर क्या निकल के आएगा, 25 यानी 25 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार -5 का स्क्वायर कीजिए, -5 का, तो इसका मतलब होगा माइनस के 5 को 2 बार गुणा करो, और जब अपन माइनस के 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो आप जानते हो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। माइनस का चिन्ह अगर आपके पास 2 बार गुणा में आ रहा है तो माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो जाता है, और 5 गुणा 5 कितना हो जाता है मेरे भाइयों, 25 हो जाता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं वो उस बात पे फोकस करना। आपने प्लस के 5 का स्क्वायर किया तो भी 25 आया, आपने माइनस के 5 का स्क्वायर किया तो भी 25 आया। कहना क्या चाहते हैं वो सुनो, प्लस के 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी 25 आ रहा है, माइनस के 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी 25 आ रहा है। कहने का मतलब यह है चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो,
चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। बट देखो दोस्त, एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो ना, अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है। तो दुनिया की एकमात्र संख्या जिसका स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव मान प्राप्त होता है दुनिया की, इसीलिए इनको अपन काल्पनिक बोलते हैं। काल्पनिक का मतलब होता है जो कल्पना में है, वास्तव में नहीं है। तो ये संख्याएं वास्तव में विद्यमान नहीं होती। कभी भी आपके पास अंडर रूट में मान लो -7 आ गया अब ये नंबर जो है काल्पनिक है एक सेकेंड देखे भी ध्यान देंगे, मान लो हमारे पास अंडर रूट में -7 आ गया अंडर रूट में -7 आ गया। देखो अंडर रूट का -7 जो है ये काल्पनिक संख्या है। कैसे भाई? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है, तो ये हमारे पास काल्पनिक कहलाएगा। अब वास्तव में हम अंडर रूट -7 का वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, इसका कोई मान पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई मान पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इनको काल्पनिक कहते हैं। वास्तव में तो ये विद्यमान है नहीं। अब अगर ये वास्तव में विद्यमान नहीं है तो इनको क्या नाम दिया जाएगा मेरे भाई? काल्पनिक नाम दिया जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो ये विद्यमान है ही नहीं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान दे लो, मैंने आपको बताया चाहे आप पॉजिटिव नंबर ले लो चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो, लेकिन अगर अपन उसका स्क्वायर करते हैं ना तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, धनात्मक मान ही हमें प्राप्त होता है। बट आयोटा का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है। क्लियर है बात? अब मेरी बात को आप गौर से सुनना दोस्त। जैसे भाई काल्पनिक संख्या हमें बनानी है, काल्पनिक संख्या हमें बनानी है, ठीक है ना, बनानी है हम लोगों को। कैसे बनाएंगे? गौर से सुनना। जैसे भाई मैंने आपसे कहा भाई स्क्वायर रूट में कोई नंबर नेगेटिव लेना है अपने को, ठीक है? जैसे सुनना, मैंने कहा -5 है, ठीक है भाई, अंडर रूट -5 काल्पनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनना, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 गुणा -1? आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, 5 एकम 5, चिन्ह माइनस का ही। अब एक बात सुनो आप, जैसे मान लो दोस्त मैं आपसे कहता हूं यार अपने पास ना 4 गुणा 9 है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट पहले 36 लिख देता हूं कि भाई अपने पास अंडर रूट में ना 36 है। आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 4 गुणा 9, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 चौके 36 होता है। अब आप ना इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, अंडर रूट में 4 गुणा अंडर रूट में 9, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। क्यों बताओ? अंडर रूट 4 का मान 2 ही होता है, गुणा लगाओ। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3, और 2 तिया 6 ही तो आता है। और आप देखोगे रूट 36 की वैल्यू भी क्या आती है? 6 ही आती है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर ही होती हैं तो इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, याद रखोगे। लेकिन बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए? गुणा का। मल्टीप्लाई वाला अगर है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। अब आप मेरी बात समझना, देखो मेरे भाई, जैसे मैंने कहा यार रूट में -5 आ गया, -5 को लिख सकता हूं 5 गुणा -1। अब मैं इसे क्या लिखूंगा? सुनो, आप इसे लिखोगे अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में -1। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? अब सुनना, अलग अलग करके लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो √5 √-1। √5 तो आप एज इट इज रहने दीजिए, √5 आप एज इट इज रहने दीजिए। ये जो रूट में -1 है ना, इसको अपन आयोटा कहते हैं। कहने का मतलब है इस वाले नंबर को √-5 को मैं √5 आयोटा भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार ध्यान दे लो दोस्त, मान लो मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने कहा यार अंडर रूट में मेरे पास -11 है, आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 11 इंटू -1। उसके बाद अलग अलग किया जा सकता है, अंडर रूट में 11 इंटू अंडर रूट में -1 लिखा जा सकता है। अब मुझे खुद बताओ आप लोग, अंडर रूट 11 तो ठीक है, और अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? आयोटा। अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। तो ये कहानी हमारे पास आ जाएगी। अब एक छोटी सी बात सुनो, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया, मैंने लिया अंडर रूट में -16, तो ये मत सोचना इसका मान -4 आ जाएगा, गलत। कभी तुम सोचो 16 का 4 होता है, -16 का -4, ऐसा गलत हो जाएगा। तो ये काम हमको नहीं करना है। एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या वो समझने का प्रयास करना। भाई रूट 16 है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो 16 इंटू -1। भाई 16 एकम 16, चिन्ह माइनस का जाएगा। अब सुनो मेरी बात, भाई रूट 16 है, रूट 16 ही रखो, और अंडर रूट का -1 है ना, इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं।
अंडर रूट का -1 जो होगा इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। अब मुझे बताओ, जैसे √16 है, √16 का मान 4 आ गया, जैसे आयोटा है तो आयोटा आप जानते ही हो, तो इस चीज को लिखा जा सकता है माइनस में √16 को हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। क्लियर मेरी बात? देखो मेरे भाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। जनरली हमारे कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में नहीं होती हैं, पर फिर भी इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये चीजें हमारे काम आई जाती हैं और चीजों को सीखने में कोई बुराई नहीं होती है। तो ध्यान दे लो, मैंने आपको बताया काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ले लो, काल्पनिक संख्या हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद ध्यान दे लो, जैसे काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम सिंबल यूज में करते हैं आयोटा। आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है। अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हो, अंडर रूट हट जाता है, जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर है वो हमारे पास बच जाती है, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा -1। दुनिया की एक मात्र संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, अन्यथा दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है मेरे भाइयों जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे सुनो, अगर आयोटा का क्यूब करोगे तो माइनस का आयोटा आएगा। क्लियर? ये मैंने समझा दिया था कैसे आएगा। मान लो अपने पास नंबर है अंडर रूट में -5, ये एक काल्पनिक संख्या होगी। भाई ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही तो काल्पनिक संख्या होती है, तो ये ऋणात्मक संख्या है -5, ये इसका वर्गमूल ले लिया हम लोगों ने, तो ये काल्पनिक संख्या है। क्लियर बात? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा -1, अलग अलग करके लिख सकते हो, √5 इंटू √1, अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। √5 एज इट इज रहेगा, और जो √1 है ना, इसको आयोटा कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जो आयोटा वाले ये नंबर्स होते हैं ना, इनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। पहले मैं थोड़ा सा काल्पनिक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविक थोड़ा लंबा चलेगा हमारा, वास्तविक का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? अब एक छोटी सी बात सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला दें तो हमारे पास एक नंबर निकल के आता है, और वो नंबर जो हमारा बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, या इनको हम लोग बोलेंगे दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो गई बात? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बात सुनना ध्यान से, इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है a+b आयोटा, a+b आयोटा। अब सुनो मेरी बात, a ये एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है भाइयों? वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब है एक तो वास्तविक संख्या मिल जाए, एक तो वास्तविक संख्या मिल जाए और एक काल्पनिक संख्या मिल जाए। आयोटा वाला नंबर कौन सा होता है? आयोटा वाला काल्पनिक होता है। ये एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है भाई, ये एक काल्पनिक संख्या है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम कभी भी वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिक्स कर दें तो हमारे पास एक नंबर निकल के आएगा, और उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गई बात? इसका फॉर्मेट क्या होगा? a+b आयोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों से कहा 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, ये हमारे पास कैसा नंबर है? सम्मिश्र, क्योंकि ये नंबर तो वास्तविक हो गया और ये नंबर काल्पनिक हो गया। वास्तविक और काल्पनिक को एक साथ लिख दिया, सम्मिश्र कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि a+b आयोटा इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण को हम लोग इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, a+b आयोटा इसका परिमाण क्या होगा? तो कभी भी हमें a+b आयोटा यानी इस रूप में कोई नंबर दे रखा हो और उसका परिमाण अपने को निकालना हो तो आपको करना पड़ेगा अंडर रूट में पहले वाले नंबर का स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है, प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है, आयोटा को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें हमसे पूछी नहीं जाती हैं, हालांकि जैसे कुछ एग्जाम होते हैं एयरफोर्स एनडीए वगैरह के होते हैं उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, बट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक बार हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में ही जानेंगे। डिटेल में हम लोग वास्तविक संख्याओं के ही बारे में जानेंगे, बट फिर भी हम एक बार ध्यान देते हैं कि भाई काल्पनिक क्या होता है, सम्मिश्र क्या होता है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी बात को सुनना,
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिया, मैंने कहा यार आप ये बताओ 3 + 4 आयोटा है और इसका परिमाण आपको बताना है। 3 + 4 आयोटा है, इसका परिमाण आपको बताना है। तो ध्यान दो, अंडर रूट में पहले वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? आप जानते हो दोस्त, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, 4 का स्क्वायर यानी 16 होता है। आप मुझे बताओ 9 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25 आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 + 4 आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका परिमाण कितना आएगा मेरे भाइयों? 5 आ जाएगा। बताओ किसी भी भाई को कोई समस्या है? किसी भी भाई को कोई समस्या हो बताओ। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो दोस्त मैंने कहा 8 + 15 आयोटा, 8 + 15 आयोटा, इसका परिमाण अपने को बताना है। 8 + 15 आयोटा परिमाण बताओ। करना कुछ नहीं है, अंडर रूट में पहले वाले नंबर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, जैसे 8 का स्क्वायर आप सभी भाई जानते हो 64 होता है, 15 का स्क्वायर आप सभी भाई जानते हो 225 होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अगर आप 64 और 225 को ऐड करते हो तो ये हमारे पास निकल के आएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 17 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई? वास्तविक संख्याएं डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काल्पनिक क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया है। वास्तविक और काल्पनिक को मिला दिया जाए तो नंबर्स कौन से आ जाते हैं मेरे भाइयों? सम्मिश्र। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? इस प्रकार का इनका पैटर्न होता है। एक छोटा सा पॉइंट यहां से बनता है मैग्नीट्यूड का। परिमाण क्या होता है? परिमाण हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान सी चीज होती है। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं को। तो हमारा जो हेडिंग है वो है दोस्त वास्तविक संख्याएं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स जो हमारे होते हैं, वास्तविक संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे सब भाई, ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे मेरे भाई। सुनिएगा, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई? वास्तविक संख्याएं, इनको हम लोग दो पार्टों में बांट रहे हैं। जो वास्तविक संख्या हमारी है दो पार्टों में बांट रहे हैं। पहला पार्ट इनका मैं कर रहा हूं पूर्णांक। पूर्णांक, या इनको हम लोग नाम देते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक, या क्या नाम देंगे मेरे भाई? इंटीजर्स। दूसरा पार्ट हमारा जो इनका होने वाला है वो होने वाला है मेरे भाइयों दशमलव। दशमलव, या इसको हम लोग नाम देते हैं डेसिमल। डेसिमल, ठीक है? ये दो पार्ट हो गए। हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा। पहला भाग हमारा पूर्णांक हो गया, दूसरा भाग हमारा डेसिमल हो गया, ठीक है? सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। ये थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं तो इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। डेसिमल, ये जो दशमलव वाला पोर्शन है इसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं जनरली पूर्णांक होते क्या हैं। देखो ध्यान से सुनो। पूर्णांक, देखो नाम से स्पष्ट है, आप इसका ना संधि विच्छेद करो। पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक पूर्णांक कहलाता है। अब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। यानी अगर मैं पूर्णांकों की बात करूंगा ना तो पूरा आएगा। देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ऐसा ही चलता जाएगा। ये मेरे पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे सारे जितने भी अंक होते हैं सारे के सारे अंक हम लोगों को लेने हैं। क्लियर है बात? प्लस के हों माइनस के हों, जीरो भी शामिल होगा। पूर्णांक में जीरो भी शामिल होता है, ये आप ध्यान रखोगे। प्लस का नंबर हो माइनस का नंबर हो जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूर्णांक में शामिल होता है। इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। थोड़ी देर के लिए मैं इन पूर्णांकों को स्किप कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? थोड़ी देर के लिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे दशमलव के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि दशमलव के भी हम प्रकार करेंगे मेरे भाई, और दशमलव के कितने प्रकार हो सकते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई,
दशमलव को हम दो पार्टों में बांट रहे हैं, दशमलव को हम दो पार्टों में बांट रहे हैं। एक तो होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, शांत दशमलव, या इसको इंग्लिश में अगर मैं नाम दूंगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन हमारा। दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, या इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। दशमलव, शांत और अशांत, मैंने ये क्यों लिखा है आप सब भाई जानते हो, आपने देखा होगा जैसे 3.7 आ जाए, 2.8 आ जाए, 3.78 आ गया, 5.26 आ गया, ये शांत दशमलव है। मतलब दशमलव के बाद जो रुक जाता है, जो बहुत आगे तक नहीं जाता है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है। वो कैसे होता है, मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे आपने देखा होगा 1.333333 ऐसा चलता जा रहा है, आपके पास आ रहा है 87.989898 और ऐसा चलता जा रहा है अनंत तक, इसका कोई एंड नहीं है, एंड नहीं है। आपने देखा जैसे आपके पास आएगा 6.2578469217 चलता जा रहा है, एंड नहीं है। जिनका एंड पॉसिबल है शांत दशमलव कहलाएंगे, जिनका एंड पॉसिबल नहीं है अशांत दशमलव कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? जिनका अंत हो जाता है शांत, जिनका अंत नहीं होता वो अशांत। अब मेरी बात सुनो आप, अशांत को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो जो पॉइंट के बाद लगातार रिपीट होते हैं, जैसे ये रिपीट हो रहा है, एक तो पॉइंट के बाद जो लगातार रिपीट होते हैं, और एक जो पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होते, रिपीटिंग वाला पोर्शन और नॉन रिपीटिंग वाला पोर्शन। तो अशांत दशमलव को मैं दो भागों में बांट रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समझना मेरी बात को। क्लियर है? अशांत दशमलव हमने इसके दो भाग किए मेरे भाई, ठीक है, हमने इसके दो भाग किए। कौन कौन से भाग किए? एक तो हमने इसका भाग कर दिया रिपीटिंग वाला पोर्शन जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जो रिपीट हो रहा है। एक हमने इसका भाग कर दिया नॉन रिपीटिंग वाला पोर्शन, यानी जो रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? रिपीटिंग वाला पोर्शन और नॉन रिपीटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। सुनना कैसे, मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं मेरे भाई, है ना, गौर से सुनना आप। जैसे शांत दशमलव क्या होता है, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, मैंने कहा यार 2.4 ये नंबर है, शांत दशमलव है। मैंने कहा यार आपके पास आ जाए 3.85, ये एक अशांत दशमलव है। मैंने कहा मान लो आपके पास आ जाता है 0.125, ये एक अशांत दशमलव है। आपके पास आ जाता है 93.12, इस प्रकार से ये हमारे पास एक शांत दशमलव है। ये शांत हैं, पॉइंट के बाद जो रुक जाते हैं। क्लियर है बात? लेकिन सुनो, अगर मैं बात करूं अशांत की, तो कैटेगरी मैंने दो बांट दी, एक तो रिपीटिंग वाला, एक नॉन रिपीटिंग वाला। अब रिपीटिंग वाला कौन सा होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आपके पास आता है 0.333 और ऐसा चलता जा रहा है। आपने देखा होगा 0.272727 और ऐसा चलता जा रहा है। आपने देखा होगा, मान लो आपके पास आ जाता है मेरे भाइयों 0. भी आगे बताऊंगा, समझाऊंगा चीज़ों को। 0.243 आ जाए, 243 आ जाए, और इस तरीके से मान लो चलता जा रहा है। आपके पास आ जाए मान लो 0.387, फिर आ रहा है 87, फिर आ रहा है 87, और ऐसा चलता जा रहा है। कहीं ना कहीं जाके मामला रिपीट हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? आप बताइए। हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। सुनो, बात करेंगे नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या आता है? 0.21786495 ऐसे चलता जा रहा है। कोई भी पर्टिकुलर टर्म रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पर्टिकुलर टर्म रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही इसका कोई अंत है। अशांत तो ये पहले ही है, रिपीट भी नहीं हो रहा, एंड भी नहीं है। जैसे मैंने कह दिया दोस्त, आपके पास आ गया 7.8954647623 ऐसे चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। या जैसे मान लो अपने पास आ जाता है अंडर रूट में 2,
आपके पास आ गया अंडर रूट में 3, आपके पास आ गया क्यूब रूट में 5। मेरी बात आप सुनो ध्यान से। आपने अब तक ये देखा, ये क्यूब रूट है मेरे भाई, है ना, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 आता है, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? आप ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप जानते हो अंडर रूट 2, अब आपने सोचा होगा यार अंडर रूट 2 का मान तो 1.414 मैंने पढ़ा है। मेरे बच्चों ये तो शुरुआत है, ऐसा चलता जाता है, अनंत तक जाता है, कभी भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है। आपने पढ़ा अंडर रूट 3, आप जानते हो 1.732 होता है सर। ये तो भाई ये तो शुरुआत है, इसका मान एंड तक जाता है और कभी भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है। क्यूब रूट 5 है, 5 का घनमूल। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप मेरी बात को गौर से समझो, कि वो सभी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिनका हम घनमूल नहीं निकाल सकते, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का पोर्शन होता है, अशांत दशमलव, और जो पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होता। ये हम ध्यान रखेंगे। मान लो आ जाता है 7 की घात 1/4, मान लो आ जाता है 8 की घात 1/5, तो मेरे भाई इनको अपन हल नहीं कर सकते, इनको हल नहीं किया जा सकता। 8 की घात 1/5 का मान हम नहीं निकाल सकते, पॉइंट में जाएगा और कभी एंड ना होने वाला मान है, और कभी रिपीट ना होने वाला मान भी है। एंड ना होने वाला तो है ही, और कभी रिपीट ना होने वाला मान भी है, कभी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने आपको क्या समझाया है, मैं आपको समझा रहा हूं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहले दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। दशमलव की दो कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव में क्या होता है, जो पॉइंट के बाद चीजें रुक जाती हैं, पॉइंट के बाद जो चीजें रुक जाती हैं, जैसे ध्यान दे लो 2.4 आया, मतलब पॉइंट के बाद एंड हो जाता है जिसका, उसको हम शांत दशमलव नाम देंगे। अशांत दशमलव क्या होता है, जो पॉइंट के बाद कभी नहीं रुकता। इसमें दो कैटेगरी होती हैं दोस्त, कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा रिपीटिंग वाला पोर्शन, एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग वाला पोर्शन। रिपीटिंग वाला कौन सा? जो पॉइंट के बाद लगातार रिपीट होता है। रिपीटिंग वाला पोर्शन कौन सा? जो पॉइंट के बाद लगातार रिपीट होता है। और नॉन रिपीटिंग वाला पॉइंट कौन सा होगा? जो कभी रिपीट नहीं होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ चीजों को ना हल किया जा सकता है। जैसे सुनो, आपका ये 2.4 है, 2.4 है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 24 और बटे में 10 आ जाएगा? अगर आप एक अंक से पॉइंट हटाते हो तो बटे में 10 आ जाएगा। 2 अंक से हटाते 100 आ जाता, 3 अंक से हटाते 1000 आ जाता। ये छोटी सी बात आप जानते होंगे। सुनो, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 5 बार। कहने का मतलब है 2.4 को मैं 12/5 भी लिख सकता हूँ, 2.4 को मैं 12/5 भी लिख सकता हूँ। क्लियर बात? 3.85 है, 2 अंकों पे पॉइंट है ना, पॉइंट हटाओ 2 अंकों से, बटे में 2 जीरो यानी 100 आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये तो 20 आया। 5 से काटो, पहले तो है 38, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35, 77/20 आ गया। आप 77 में 20 का भाग देके देख लो, आपके पास 3.85 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं बताओ? 77 में 20 का भाग देके देख लो आप चाहो तो। उसके बाद बात करते हैं 0.125। मेरे भाई 3 अंकों पे पॉइंट है ना, तो बटे में जीरो भी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, 1000 आ जाएगा। 25 से ही काटा जा सकता है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये 40 आ जाएगा। 5 से एक बार और 5 से 8 बार 1/8 आ जाएगा। कहने का मतलब है 0.125 जो होता है, दिस इज नथिंग बट 1/8। क्लियर हो गई बात? ये 1/8 होता है। हमारे पास आ गया 93.12। मैंने कहा यार 2 अंकों से पॉइंट हटाना है, 2 अंकों से पॉइंट हटाना है, तो भाग में क्या आएगा दोस्त? 100 आएगा। 4 से काटा जा सकता है, जैसे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा, आगे 3 है 13 हो जाएगा। 4 तिया 12, आगे 1 है, 1 बच गया है 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, अब 3 बच गया, आगे 2 32, 4 अट्ठे 32, तो ये आ गया 23 28, 23 28, और भाग में क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 25। भाग में क्या आ जाएगा? 25। 23 28 और बटे में 25। तो मुझे बताओ, क्या मैं इन संख्याओं को हल कर पाया? बिल्कुल कर पाया। इसी प्रकार ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे भी हम हल कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे ये पूरा पोर्शन मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं। ये बार वाला पोर्शन होता है, पर फिलहाल इनकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो इनको कैसे हल किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे हल किया जाता है।
जैसे मान लो आपके पास आया 0.333, ऐसा चलता जा रहा है। आप इसको लिख सकते हो 0.3 पे बार। क्या लिख सकते हो? 0.3 पे बार। अब ध्यान से सुनिएगा, बार हटाओगे 3 से तो भाग में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर आप 3 से बार हटाओगे ना, भाग में 9 आ जाएगा। बार हटाने पे हमेशा ही बटे में 9 आता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ये आगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। 3 से एक बार काट दो, 3 से 3 बार, कहने का मतलब ये 1/3 है। आप 1 में 3 का भाग देके देखो, ये वाला नंबर आएगा, 0.3333 आता ही चला जाएगा। कहने का मतलब है इस वाली चीज को भी मैं हल कर सकता हूं, और हल करके क्या लिखा जा सकता है? 1/3 लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 0.272727, ऐसा आपको ये दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो पता है? इसको लिख सकते हो 0.27 पे बार। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने अंकों पे बार लगाना है। अब सुनो, अगर आपको बार हटाना है तो जितने अंकों पे बार है बटे में उतनी बार 9 लगा दो, काम बन जाएगा। अब ये नंबर 9 से काटा जा सकता है, जैसे 9 से 3 बार काटा जा सकता है, 9 से 11 बार काटा जा सकता है। तो ये जो नंबर है ना हमारा, ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/11। 3 में 11 का भाग देके देखो, यही आएगा। करके देख लीजिए हल। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है आगे 0.243 और ऐसा चलता जा रहा है। हम लिख सकते हैं 0.243 पे बार कितने अंकों पे आएगा? भाई 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो बार भी कितने अंकों पे आएगा? 3 अंकों पे आएगा। ठीक है, अब सुनना बात को आप। 3 अंकों से अगर बार हटाओगे ना तो बटे में 9 भी कितनी बार आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा। 3 अंकों से बार हटाओगे 9 भी 3 बार ही आएगा। जितने अंकों से बार हटाओगे 9 उतनी ही बार आएगा। ये बात आप याद रख लीजिए। काट लीजिए जिससे कटता है, जैसे 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 6 बचेगा 63, तो 9 सत्ते 63। ये भी 9 से कट जाएगा मेरे भाई, 9 कम 9, इस तरीके से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से ये 9 बार, 3 से काटो 37 टाइम्स कट जाएगा, 37 से 111 होता है, तो 9/37 आ जाएगा। फाइनली इसको अगर मैं सोल्व करूं, दिस इज नथिंग बट 9/37। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको थोड़ा गौर से समझना, ठीक है। हालांकि आगे मैं इनको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल ध्यान से समझो। आपके पास है 0.38787, ऐसा चलता जा रहा है। इसको लिख सकते हो 0.3 और बार उस पे लगेगा जो रिपीट होता है। रिपीट कौन हो रहा है? 87, तो 87 पे लगेगा बार, उस पे लगेगा जो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है 87, तो 87 पे लगा दिया। अब सुनो इसको कैसे हल करेंगे, सुनो। पहले पूरा का पूरा नंबर लिख लो, 387 लिख लिया। जिस पे बार नहीं है माइनस कर दो। इस प्रकार के सवाल को ऐसे हल करते हैं। जब कुछ अंकों पे बार आ जाता है, कुछ पे नहीं आता है, तो क्या करते हैं समझ लो। बताऊंगा डिटेल में ऐसा क्यों करते हैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये इसी में आएगा, ठीक है। जितना भी नंबर है पहले नंबर लिख लिया, जिस पे बार है वो माइनस कर दो, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो, बटे में जितने अंकों पे बार है उतनी बार तो लगाओ 9, और जितने अंकों पे बार नहीं है ना उतना लगा दो 0। 387 में से 3 जाएगा, 384 आएगा, और बटे में 990 चल ही रहा है। 2 से कट सकता है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 9 में 18, 2 दूनी 4, 192। 2 से काटो, 2 चौके 8, 1 बचेगा यहाँ पे, 19 हो जाएगा, 2 9 में 18, 2 पंजा 10 आ जाएगा, 192, और बटे में आ जाएगा 495। इसको हल करने पर मेरे पास आया 192, भाग में आया 495। आप 192 में ना 495 का भाग देके देख लेना, यही आएगा आपके पास। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इस प्रकार का सवाल आएगा, क्या हमें करना होता है आपको बड़े ध्यान से समझना है। मान लो हमारे पास आ जाए 0.5979797, ऐसे चलता जा रहा है। आप इसे लिख सकते हो 0.597 पे लगा दो बार। पहले पूरा का पूरा नंबर लिख लो 597, जिस पे बार नहीं है माइनस कर दो। जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 आएगा, जितने अंकों पे बार नहीं उतनी बार 0 आएगा। बताओ कर पाओगे? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.2387, उसके बाद चलता जा रहा है 8787, ऐसे चलता जा रहा है। आप इसे लिख सकते हो 0.23 और 87 रिपीट हो रहा है तो 87 पे बार। अब क्या करना है, पहले पूरा नंबर लिख दो 2387,
जिन पे बार नहीं है माइनस कर दो, 23 माइनस हो जाएगा। जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 आएगा, और जितने अंकों पे बार नहीं है ना उतनी बार 0 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात आप। ये इतनी मेहनत मैंने क्यों की, मैंने इनको हल करके क्यों बताया, उसका मतलब आप मेरा समझ लो। आप गौर से देखो, ये जो शांत दशमलव वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा, क्या प्रत्येक संख्या को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं? p बटा क्यू, 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 p बटा क्यू। क्या प्रत्येक संख्या को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं? मेरे भाइयों, जिस चीज को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जिन चीज को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मेरी बात समझना, ये वाला नंबर है आप हल ही नहीं कर सकते। क्या आप आइडिया लगा सकते हो पॉइंट हटा के बटे में क्या आएगा? नहीं लगा सकते। क्यों? एंड तो इसका है नहीं, तो ये भी नहीं पता कितने अंकों से पॉइंट हटा के क्या आएगा नीचे। एंड तो इसका है नहीं, बताओ है क्या? रिपीटेशन हो नहीं रहा तो बार भी नहीं लगा सकते। सेम कहानी यहां पर है, सेम कहानी यहां पर है। कुल मिला के बात यह है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्याएं हैं। अगर परिमेय संख्याओं की एक परिभाषा में आपको पॉइंट वाली संख्याओं में बताऊं तो जो अंक पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं वो परिमेय होते हैं, और जो अंक पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो यहां से हमने संख्याओं की दो कैटेगरी बना दी मेरे भाइयों, एक परिमेय और दूसरी कौन सी भाइयों? अपरिमेय। क्लियर है? एक परिमेय और दूसरी कौन सी आ जाएगी? अपरिमेय। दो कैटेगरी में यहां पे बना चुका हूं। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में आपको पढ़ा रहा हूं, दो प्रकार से मैंने बांटा, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के बारे में भी समझाऊंगा, पहले दशमलव के बारे में तो समझ लीजिए। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत ये वाले होते हैं, अशांत दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिए। मैंने आपको बताया कि यार ये पोर्शन हमारा परिमेय होता है, ये अपरिमेय होता है। तो सुनो, इन्हीं चीजों को हम दो पैटर्न में और डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप समझो भाई। पहला हो जाएगा परिमेय संख्याएं। पहला कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देंगे रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। इसी में हमारी दूसरी कैटेगरी होती है, ये भी मैं यहीं पे लिख के समझा देता हूं, कौन सी होती है मेरे भाइयों? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब सुनना बात, जैसे मैंने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय कि देखो, वैसे तो आपको एक शुद्ध भाषा में समझा देता हूं और इसको याद रखना है आप लोगों को। शुद्ध भाषा में एक छोटी सी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि जितने भी नंबर दुनिया में हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है वो होते हैं परिमेय, और जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है वो होते हैं अपरिमेय। सीधी सी बात। जिनका मान आपको पता है वो परिमेय कहलाएंगे, जिनका मान आपको पता नहीं है वो अपरिमेय कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं बताओ आप? ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। गणितीय भाषा में इनको थोड़ा अलग प्रकार से कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा? जैसे जिस चीज को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है ना वो तो परिमेय, और जिस चीज को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना वो अपरिमेय। इस चीज का मतलब क्या होता है यही मैंने आपको यहां पे समझाने का प्रयास किया है। इस वैल्यू को मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं। देखो 12/5, 77/20, P बटा Q, इसको भी लिखा जा सकता था पर इसको नहीं लिख सकते आप। इसको नहीं लिख सकते आप। इसके बटे में क्या लगाओगे आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये अपरिमेय है। जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता मतलब उसे हल नहीं किया जा सकता, और जिसको हल नहीं किया जा सकता ना वो अपरिमेय होता है। जिसको हल किया जा सकता है वो परिमेय होता है। तो मेरी बात को गौर से सुनो, जिस चीज को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं मतलब उसको हल किया जा सकता है, और जिस चीज को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब उसको हल नहीं किया जा सकता है। एक छोटा सा बात समझना कि P बटा Q के रूप में तो लिखना है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0।
पी का 0 हो सकता है, क्यू का नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनो, अगर आप पी में 0 का भाग दोगे ना बच्चों, अनंत आ जाएगा। अगर क्यू का मान 0 कर दिया, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आता है, याद रखोगे तो ये तो अनंत आ जाएगा। एक बात ये भी याद रखना कि 0 में अगर मैं भाग दूं किसी का भी तो 0 आता है, किसी का भी दे लो 0 में, मैंने 0 में क्यू का दिया, मैं कह रहा हूं क्यू 0 नहीं हो सकता, पी तो हो सकता है। और सुनो, अगर मैं पी को 0 करूंगा ना, 0 में किसी का भाग दूंगा 0 आएगा, तो याद रखोगे 0 एक परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर। मैं कह रहा हूं क्यू 0 नहीं हो सकता, पी हो सकता है, और पी को 0 करते ही मान ही 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 0 परिमेय संख्या है। तो 0 के बारे में हमने ये सिद्ध किया है कि 0 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। याद रह जाएगा? ठीक है भाई। देखो ये छोटी बातें हैं जो दो, ये मैं साइड में आपके सामने लिख रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर कभी भी हमारे पास किसी भी संख्या में आपने 0 का भाग दिया, आपके पास अनंत आता है, और अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे आपके पास 0 आता है। अपन तो हर छोटी बात को डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी आता है या नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर छोटी चीज को सीखना है, हर छोटी चीज पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए देखो, मैंने कहा किसी भी संख्या में 0 का दोगे अनंत आता है, 0 में किसी भी संख्या का देना 0 आता है। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात को सुनना गौर से आप। परिमेय संख्याएं सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा कि p बटा क्यू के रूप में नंबर आ गया, परिमेय हो गया, सिर्फ यही नहीं, आगे भी सुनो। देखो पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं ना, वो सब परिमेय होते हैं, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता होती है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा चलता जा रहा है। इनकी सबकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, मैं यही तो कहना चाह रहा था। जिन चीजों की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है वो परिमेय होते हैं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती वो अपरिमेय होते हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता है तो ये परिमेय होंगे। क्लियर? इसके अलावा जितने भी अपने भिन्न मान होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न होती है x बटे वाई के रूप में, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे मैंने कहा आप लोगों से 2/3, मैंने कहा 7/8, मैंने कहा -5/11, मैंने कहा -13/19। जितने भी भिन्न मान है, चाहे प्लस का मान है चाहे माइनस का, अरे भाई p बटा क्यूब के रूप में तो लिख पा रहा हूं, और मैं जिस चीज को भी p बटा क्यूब के रूप में लिख सकता हूं ना मेरे भाई, वही तो परिमेय होता है। याद रहेगा? ठीक है, चलिए भाई देखो आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। जैसे तीसरे नंबर पे पॉइंट क्या आएगा, जो संख्याएं पॉइंट के बाद रिपीट होती हैं, रिपीट, जैसा मैंने आपको यहां पे सिखाया है, जो पॉइंट के बाद रिपीट हैं इनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय। तो पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले नंबर परिमेय। ठीक है, ध्यान दो आप लोग, यहां पे देखो, जैसे मान लो आपके पास आया 0.444, ऐसा चलता जा रहा है, आप जानते हो इसको लिखा जा सकता है 0.4 पे बार, तो बार हटाऊंगा तो बटे में 9 आ जाएगा, तो हुआ ना p बटा क्यू, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.232323, इस प्रकार से चलता जा रहा है। हम इसे लिख सकते हैं 0.23 पे बार, और बार अगर हम हटाएंगे तो बटे में आप जानते हो 9 आ जाएगा। कितनी बार? 2 बार। जितने अंकों से बार हटाओगे उतना 9 आ जाएगा, तो इसको भी p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं। तो याद रखोगे, जो पॉइंट के बाद रिपीट होती हैं उनको परिमेय कहा जाता है, और जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती उनको अपरिमेय कहा जाता है। जैसे आप ध्यान दे लो यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ 0.2759846231, इस तरीके से ही चलता जा रहा है। और देखो ना तो इसमें कहीं रिपीटेशन है और ना इसका अंत हो रहा है, तो पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं होती ना वो अपरिमेय होती हैं, और जो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाती है वो परिमेय होती है। याद रखेंगे। जैसे सुनो, मान लो अपने पास आ जाता है 3.9784265317, और इस तरीके से चलता जा रहा है, ये हमारा चलता जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 1 है, ठीक है, ये हमारा चलता जा रहा है, तो इनका कोई एंड नहीं है,
ना पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हैं, तो अपरिमेय कहलाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे जिन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मान लो आप इन संख्याओं को देखो, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जिन संख्याओं का हम घनमूल नहीं निकाल सकते, मान लो मैंने कहा 5 है, 5 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा भाई 7 है, 7 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता। आपने कहा सर 19 है, 19 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता। जिन संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता, ये भी पॉइंट के बाद लगातार चलते रहते हैं, अनंत तक जाते हैं और कभी इनका अंत नहीं होता, इसलिए इनको भी हम अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में शामिल करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपोर्टेंट, परिमेय और अपरिमेय में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है पाई का, कि जो पाई होता है ये परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। आप सभी भाई जानते हो पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं? 22/7। अब आप देखोगे 22/7 ये तो P/Q है, P/Q है तो परिमेय होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय है। कि सर ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, शायद आपको पता नहीं होगी, कि पाई की वैल्यू 22/7 है ही नहीं। पाई की वैल्यू ये तो इसका लगभग मान होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये तो इसका लगभग मान है, ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अप्रोक्स, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ और ही होती है, पॉइंट के बाद कभी रिपीट होती नहीं। जबकि 22/7 को देखो, 22/7 तो यार मेरे पास P/Q है, P/Q तो मेरा परिमेय होता है, सिंपल। और 22/7 को अगर आप हल भी करोगे ना तो पता है क्या आएगा? 3.142857142857 और ऐसा ये आगे भी चलता जाता है, ऐसा चलता जाता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि पॉइंट के बाद ना रिपीट हो रहा है, देखो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, 142857 142857 142857, ये तो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। और जो पॉइंट के बाद रिपीट होता है ना वो परिमेय होता है। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनना, मैं बात कर रहा हूं पाई की। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आप सीखने जा रहे हो। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू बताता हूं आज। पाई का मान होता है 3.1415926539797432 और मेरे भाई ऐसे भी चलता जाता है अनंत तक। ये एंड नहीं हुआ इसका, ये तो शुरुआत है। अब आप गौर से देखना 22/7 और पाई में क्या तो समानता है और क्या असमानता है। 22/7 क्या है? 3.14, ये भी क्या है? 3.14। तो शुरू के 3-4 मान लगभग सेम आते हैं, इसलिए पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है। लेकिन आगे की कहानी देखो, ये 28 आ रहा है जबकि यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 57 आ रहा है जबकि यहाँ पे 92 आ रहा है। आगे बिल्कुल बदल गया जबकि ये रिपीट हो गया। ये पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होता है। पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे। पाई के मानों की ना मोटी मोटी किताबें आती हैं दोस्त, ये मत सोचना पाई का मान एंड हो गया, ऐसा चलता जा रहा है। पाई के मानों की आज भी खोज की जा रही है, बहुत सालों से खोज की जा रही है। पाई के मान का कभी एंड नहीं हुआ है, इसका मान कहीं जाके रुका नहीं है, इसके मानों की मोटी मोटी किताबें हैं। पाई का मान निकालते निकालते दुनिया भर के वैज्ञानिक निकल लिए, पर पाई का मान नहीं निकला। ये आज भी कैलकुलेट किया जा रहा है। पाई का मान याद रखोगे, पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होता है। 22/7 रिपीट होता है। बताना चाहूंगा पाई और 22/7 दोनों डिफरेंट वैल्यू है। पाई अपरिमेय होता है, 22/7 परिमेय होता है, और पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। ये केवल इसका लगभग मान होता है, जो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के चक्कर में हम लोग मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ये मान इसका नहीं है। वास्तव में ये इसका मान नहीं है मेरे भाई। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट किसी भाई को? तो ये बात हम लोग कर रहे हैं संख्याओं, और संख्याओं का हमने दशमलव वाला पोर्शन डिस्कस किया है। कौन सा वाला पोर्शन डिस्कस किया है? दशमलव वाला। दशमलव वाले पोर्शन को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इससे आगे हम लोग जानेंगे पूर्णांक वाला पार्ट हमारा क्या होगा, तो पूर्णांक पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए जो मैंने पढ़ाया उससे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप मुझे बताओगे
कि दो संख्याओं के मध्य, आप मुझे बताओगे दो संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई भी दो नंबर की बात मैं कर रहा हूं। दो संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यह सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, यह आपको बताना है। कोई भी दो नंबर की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, वो कोई भी दो संख्याएं, उनके बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कोई भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।